आपके बुरे वक्त में जो आपके साथ थे ना, उनका कभी साथ मत छोड़ो, क्योंकि अच्छे वक्त में आपके साथ हर कोई आ जाता है, बुरे वक्त में आपके साथ हर कोई नहीं रहता है। आपके पिताजी मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनको पायलट समर्थक माना जाता है। तो मुख्यमंत्री जी अभी गहलोत साहब हैं और पायलट साहब बनने में है, बनना चाह रहे हैं, उनकी चाह है। आप बता रहे हो तो मुझे बताओ। सब जानते हैं बंदे चाह है, उन्होंने बगावत भी की थी। आप एक यूथ हैं, एज अ यूथ, दोनों में से पहली पसंद कौन है? ईमान के लोग कम रह गए, सिद्धांतवादी लोग कम रह गए। जहाँ कट्टरता सोच आती है, मुझे लगता है कि वहाँ पे महिलाओं का विकास बहुत कम है और नामात्र विकास है। फिर तो इसको तालिबान बना लो बीजेपी की सरकार में, या फिर भारत का देश का नाम दे दो, हो जाएगा। मैं प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी, थोड़ी आमदनी हो जाएगी, फिर उसके बारे में नेतागिरी की सोचूंगी। वरना भी क्या खर्चा उठाने को तो है नहीं, नेतागिरी कहाँ से करूंगी? लड़की है तो बस यहाँ तक ही सीमित रहे, इससे आगे कुछ नहीं करना। नेतागिरी में मेहनत भी चाहिए, नेतागिरी में आपको दिखावा भी चाहिए, नेतागिरी में आपको जुनून भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए, आपको हर चीज चाहिए। कानून में बच जाएंगे, पैसा दिया बच जाएंगे। ऐसे पारिक स्वागत करता हूँ आप सभी का द उड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात मुरारीलाल जी मीणा की बेटी निहारिका जी जोरवाल के साथ। निहारिका जी जोरवाल इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा था और नंबर 2 पे रही थी। NSUI से इन्होंने बगावत की थी, NSUI ने इनको टिकट नहीं दिया, टिकट कटी थी इनकी। उसके बाद इन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था और नंबर 2 पे रही और NSUI नंबर 3 पे रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं, हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। इन पंक्तियों को निहारिका जी कहीं ना कहीं साकार कर रही है। चुनाव के बाद आज ये फील्ड में काम कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी निहारिका जी जोरवाल के साथ। नमस्ते मैम, स्वागत करता हूँ आपका द उड़ान साथ साथ में। मैम, आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, नंबर 2 पे आप रही, NSUI से आपका टिकट कटा, NSUI नंबर 3 पे गया, नंबर 1 पे भी निर्दलीय, नंबर 2 पे भी निर्दलीय। तो क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि NSUI को और ABVP को छात्र संघ नकार चुका है, या फिर इन दोनों में पैसों से टिकट देने का कहीं ना कहीं प्रचलन चल रहा है? ऐसा कुछ क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे खुद के विचार तो मेरे ये हैं कि देखो, ना ऐसा कोई पैसों का प्रचलन चल रहा है कि ऐसे कोई पैसों में टिकट बांटा जा रहा है, या फिर कुछ नहीं है। बात ये है कि बस NSUI और मुझे लग रहा है कि संगठन सही तरीके से सही छात्र हित में कोई अच्छा फैसला ले नहीं पा रहा है टिकट को लेके। इस वजह से उनको इस तरीके की थोड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी से बात नहीं है। आई थिंक 2015-16 से अंकित धाल जी के साथ टाइम से यही परिस्थिति देखने को मिल रही है राजस्थान विश्वविद्यालय में कि निर्दलीय पैनल हमेशा जीत के निकल रहे हैं। पैसों के आधार पर टिकट देने की नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे साथ तो हुआ नहीं ऐसा, और ना मुझे लगता है कि ऐसा कोई पार्टी करेगी, क्योंकि ऐसा कोई संगठन का मुद्दा है नहीं इतना बड़ा कि पैसे के आधार पर किसी को टिकट देगी। आप नंबर 2 पे रही, परिणाम आपके पक्ष में नहीं रहे, क्या वजह मानती हैं आप? ऐसा वजह तो देखो छोटी छोटी बहुत सारी वजह हो जाती है। मतलब कोई एनालिसिस आपने किया हो चुनाव के बाद कि ये देखो, कभी कभी क्या होता है कि हार्ड वर्क मैटर करता है, पर कभी कभी स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है। जैसे स्मार्ट वर्क अब किसी भी तरीके से ले लीजिए, तो सबकी आइडियोलॉजी है कि आप किस तरीके से लेना चाहोगे। एक समीकरण भी होता है, एक माइक्रो मैनेजमेंट मान लीजिए। हो सकता है कहीं तो कहीं मेरा लैक ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट रह गया हो, या फिर थोड़ा बहुत सारी चीज़ें थी। आपने चुनाव में धांधली के भी आरोप लगाए थे चुनाव के बाद? हाँ, मुझे लगा था, मुझे लगता है अभी भी ऐसी बात है। होता है ऐसा? सब होता है, जो पकड़ा नहीं जाए वो नहीं होता, बाकी सब होता है। और हम आजकल देखते हैं अपन, जातिगत समीकरण एक मुख्य मुद्दा हो चुका है चुनाव में, और जाति के आधार पर टिकट देते हैं, और वोटर भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ झुकाव रखते हैं। जो जाट छात्र हैं वो कहते हैं हम जाट नेता चुने। आपने भी कहा कि मैं आदिवासी समाज से आती हूँ, तो आप मेरा समर्थन करें। तो जातिगत समीकरणों के आधार पर जब चुनाव होते हैं, तो क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश जाएगा? देखो, स्वस्थ लोकतंत्र पहली बात नेता नहीं बनाते, जनता बनाती है, ठीक है। और रही बात जातिगत समीकरण, तो जातिगत समीकरण बात छात्र संघ चुनाव के नहीं है, ऊपरी भी राजनीति के अंदर एक सबसे अहम पिलर मान लीजिए एक तरीके से जाति को। जातिगत समीकरण नेतागिरी में बहुत अहम मुद्दा है। अगर आप इसको नजरअंदाज करोगे तो हो सकता है आपको डिफीट खानी पड़े। तो मैम, काबिलियत और जातिवाद दोनों में से बढ़िया तो शायद काबिलियत है। काबिलियत होती है, पर देखिए हर व्यक्ति, बात अभी सब लोगों की चल रही है, हर व्यक्ति अपने को पहले चाहेगा, खुद को पहले जाएगा। दूसरे के घर में आग बुझाने से पहले खुद के घर की आग बुझाएगा। तो हर कोई अपनी जाति को चाहता है कि वो आगे बढ़े, चाहे वो सही हो या गलत हो, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं मैम, सपोज अपन दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, आप में काबिलियत है, मेरे साथ जाति है, और काबिलियत को कहीं ना कहीं अपन साइड में बैठाते हैं और जातिवाद हावी करके चुनाव जिताते हैं जातिवाद वाले को। तो समाज का या सोसाइटी का या जो छात्र संघ अपने को चुनाव जिता रहे हैं, उनका सबका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। वो तो होता है, वो तो देखो ना, उस टाइम भावुक होके लोग बाग कर लेते हैं फैसले। देखो, राजनीति में आजकल के मुद्दों पे लोग कम लड़ते हैं, भावुक तौर पे भावुक ज़्यादा करके करते हैं, तो उसका अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। देखो, वो तो जनता के हाथ में है। काबिलियत अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस चीज़ को हावी होने देते हो। आप जातिवाद को हावी होने देते हो, आप काबिलियत को हावी होने देते हो, क्योंकि मेहनत सब बराबर की करते हैं।
ठीक है, कोई कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है, सब मेहनत चाहते हैं, सब एक मुकाम पे आने के लिए लड़ते हैं। पर क्या होता है कि वोट अपने हाथ में नहीं होते, वोट पब्लिक ऐसी चीज़ है, पब्लिक के ऊपर है वो हराना या जिताना। वो किस आइडियोलॉजी पे, किस आधार पे आपको वोट देती है उसमें अपने कंट्रोल में नहीं है। अपन बस अपनी एक सोच, अपनी मुद्दे रख सकते हैं जनता के सामने, बाकी वो उनकी चॉइस है। आपके पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं अभी, राजस्थान सरकार में, तो पिता क्या आपके साथ थे चुनाव में? साथ नहीं, मतलब साथ दिया इनडायरेक्टली? हाँ मतलब पापा ने साथ दिया मेरा, मनोबल भी बढ़ाया हर चीज़ में, पर उतने इतना ही साथ दिया जितना एक पिता अपनी बेटी का साथ देता है उसको ज़रूरत पड़ने पे। मंत्री के हिसाब से? नहीं, मंत्री के हिसाब से कभी नहीं दिया साथ, वरना मंत्री के हिसाब से देते तो मुझे लगता है कि मेरे को टिकट मिल चुका होता। और टिकट, आपकी टिकट कटी उसके बाद कहीं पिता ने ऐसा नहीं कहा कि अब शायद आपको बैठ जाना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ कहा? नहीं, एक्चुअली पापा जी ने मुझे बोला था कि तुझे जो फैसला लेना है एक बार तू सोच ले, समझ ले, तेरा खुद का जो डिसीजन होगा, तेरा पर्सनल डिसीजन होगा, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो ये मेरा खुद का डिसीजन था, तो फिर पापा जी ने उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी नहीं करा। आप अभी फील्ड में जा रही हो, जनता से मिली, लोगों से आपको बढ़िया प्यार, स्नेह, सम्मान मिल रहा है, तो पिताजी को सीख है ऐसी कि अपन ऐसे काम करना, आपको फील्ड में अपन जाओ तो लोगों के साथ ऐसा व्यवहार, कुछ सीख पिताजी की आपको हो? हाँ, पापा जी हमेशा मतलब जनता में जा रही हूँ मैं, आफ्टर इलेक्शन का जो भी रिजल्ट रहा, पर पब्लिक के बीच में गई तो मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हुआ कि चलो परिणाम कुछ भी रहा हो, पर मैंने लोगों के मन में और दिल में बहुत अच्छी जगह बनाई है, जिसको मुझे हमेशा बरकरार रखनी है। जो मेरे साथ चुनाव में लोग बने रहे, मेरे को उनके साथ रखना है, और हमेशा पापा जी ने मुझे यही सलाह दी है और सीख दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या सीख तो क्या, मैं बचपन से पापा जी को देखते आई हूँ। हमेशा पापा जी ने बोला आपके बुरे वक्त में जो आपके साथ थे ना, उनका कभी साथ मत छोड़ो, क्योंकि अच्छे वक्त में आपके साथ हर कोई आ जाता है, बुरे वक्त में आपके साथ हर कोई नहीं रहता है। और हमेशा ये है कि आप, पापा बस यही बोलते हैं कि देखो मेरे को सीधी बात ये बोलते देखो नेतागिरी 5 साल की होती है, जीत कोई भी जाता है। देखो चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, चुनाव जीत भी जाते हैं बहुत है, पर होता है इंसान की शाख होना अच्छी ज़रूरी है। अगर आपको लंबी राजनीति करनी है, लंबी वो करनी, तो आपको सिद्धांतवादी राजनीति एक शाख से करनी पड़ेगी। फर्जीवाड़ा कुछ भी करके हम जीत जाते हैं। बहुत सारे विधायक बहुत लोग होते हैं जो एक बार जीत जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इमेज अच्छी है। अभी उनके पब्लिक में जाके देखो, वो बहुत उटपटांग देते हैं। मतलब नेतागिरी एक भावुक उसमें आ चुकी है, अब तो एक इमोशनल चीज़ बन चुकी है। तो ठीक है, पापा ने बोला हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, ये 5 साल का है, जनता है वो यूं भी कर देगी, आपको पलट भी कर देगी और सवार भी देगी। तो बोलते कि आप जैसे हो, आपको ज़्यादा महत्वाकांक्षी मत बनो, बस तो यही बोला पापा ने। अब भारत जोड़ो यात्रा में भी जाके आई थी, हाँ। राहुल गांधी से मिली? नहीं, मिलने का तो क्या था, हाँ एक देखा तो था जरूर दूर से। भीड़ होगी भयंकर। हाँ बहुत भीड़ थी, और दौसा में तो अब तक की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा रही थी, हमारे 1.5 लाख प्लस लोगों की थी, हमारी खुद की पापा जी की विधानसभा के अंदर। तो बहुत अच्छा माहौल था, पर ये था कि मैं तो नॉर्मली जो हमारे लोकल लोग थे उनके साथ ही चल रही थी, कि मनोबल, मेरा भी मनोबल बढ़ रहा था, उनका ही बढ़ रहा था कि 23 किलोमीटर है, चलो साथ साथ निकालेंगे। यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस में एक नई जान फूंक पाएगी ये यात्रा? हाँ ज़रूर, क्योंकि लोग क्या है, हमेशा अपन एक सुनते ही रहते हैं, सीनियर लोग ऐसे, ऊपरी नेता ऐसा, केंद्र ऐसा, हाई कमान ऐसा, पर क्या है कभी किसने देखना हुआ नहीं। और ग्रामीण कभी कभी लोग बाग जा नहीं पाते, पहुंच नहीं पाते, यहाँ विधायकों तक पहुंच जाते हैं, वो तो ये मानते विधायक हमारे सीएम हो गए। और खुद इतने बड़े सीनियर लीडर हमारे बीच में अपने यहाँ पे आए, यात्रा करने आए, तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि इससे कांग्रेस ज़रूर मजबूत होगी, और हाई कमान के लिए भी और सेंट्रल और गवर्नमेंट के लिए भी एक अच्छा मैसेज गया है कि हाँ, क्योंकि राहुल जी ने यहाँ पे यात्रा के दौरान बहुत लोगों की समस्याएं भी सुनी, और जितना सरल स्वभाव उनका था, मतलब जितनी अफवाहें बीजेपी सरकार फैला रही थी उनके बारे में, उटपटांग बातें करके, आईटी सेल उनका जो भी था, तो वो सारी स्पष्ट हो गई कि ये सब झूठ है। जब वो धरातल पे आए, उनको लोगों ने देखा, फेस टू फेस देखा, तब बहुत लगा कि हाँ, इतना बड़े परिवार जिसने कांग्रेस को संभाल के रखा, तो मुझे लगता है हाँ, उनके सही हाथों में कांग्रेस थी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए से राहुल गांधी जी की रीलॉन्चिंग की जा रही है, तो ये ऐसे कटाक्ष हो रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना? मुझे तो लगता है कुछ नहीं हो रही, ये आक्रोश रैली चला रहा है। आपकी आक्रोश, आपने राहुल गांधी जी के अगेंस्ट में आपने आक्रोश रैली स्टार्ट करी है, आपकी वो फ्लॉप हो गई, तो आप उसके बाद ऐसे उटपटांग बातें कर रहे हो। आप ये बताओ, राहुल जी ने ये यात्रा अकेले ने शुरू करी थी, उनने कभी ये नहीं बोला कि मुझे 100 लोग मेरे साथ चलेंगे, 200,000 लोग चलेंगे, वो अकेले चले। अब ये सैलाब तो उनका, ये मान लीजिए जनता का प्रेम है उनके प्रति, कि ये जो सैलाब था बढ़ता गया, और अब इस मुकाम पे आ गया कि बीजेपी को ऐसी उटपटांग बातें करनी पड़ गई। आपके पिताजी मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनको पायलट समर्थक माना जाता है, तो मुख्यमंत्री जी अभी गहलोत साहब हैं, और पायलट साहब बनने में है, बनना चाह रहे हैं, उनकी चाह है। आप बता रहे हो तो मुझे बताओ। सब जानते हैं, बनने में चाह है। उन्होंने बगावत भी की थी। आप एक यूथ हैं, एज अ यूथ, दोनों में से पहली पसंद कौन आपके, पायलट साहब या मुख्यमंत्री गहलोत साहब? देखो, पसंद तो मेरी वो है जो कांग्रेस के हित में अच्छा फैसला रखेगा। दोनों कांग्रेस के हित में, लेकिन नाम के हिसाब से बताओ, पहली पसंद है। देखो, कांग्रेस की तो मैं नहीं कह सकती, पर ये है कि युवा को ही चाहेगा। मतलब एक होता है ना कि जनरेशन गैप मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, हम तो यही चाहेंगे कि एक युवा आगे आए, क्योंकि जो युवाओं के मुद्दे ज़्यादा अच्छे से रख सके, क्योंकि आजकल मुझे लगता है भविष्य की न्यू युवा ही है।
मतलब बड़ों को एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है, उनकी ज़रूरत है अपन को, पर मुझे लगता है कमान युवाओं के हाथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा सचिन रहेगा। पायलट साहब के लिए आप कहना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? नहीं, बाकी मैं तो मेरे कहने से थोड़ी बन रहे आपके हैं। विचार हम जानना चाह रहे हैं, तो आपकी पहली पसंद? देखिए, मैं मेरी फर्स्ट पसंद तो ये था कि जब अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के, तो मेरा था कि गहलोत साहब इतने सीनियर लीडर हैं, इतने सीनियर नेता हैं, उनका इतना अच्छा मैनेजमेंट है पार्टी के अंदर, वो बहुत अच्छे एक मतलब, तो मुझे लगता था कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आना चाहिए था, क्योंकि वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आते तो मुझे लगता है भारत के अंदर और अच्छी स्थिति होती सारे नेताओं में अच्छे से ग्रिप करने की। चली जाती ना फिर। सीनियर बन रहे हैं ना, प्रमोशन ही तो हो रहा है, डिमोशन थोड़ी हो रहा है। नहीं चाह रहे ना तो कुर्सी। नहीं, वो तो पता नहीं मुझे उनका, पर ये है कि फिर ऑफकोर्स ये बात है, फिर उनके बाद अगर किसी को देखा जाए, अगर वो ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात है, युवाओं को मौका मिले तो ऑफकोर्स ये बात है। युवाओं में तो देखो सचिन पायलट जी हैं और युवा भी पसंद करते हैं, और ऐसी बात नहीं, उनको सर समाज ही पसंद करता है एक तरीके से, हर कोई एक युवाओं को ही आइकन बनाएगा। तो मैं, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं और वहाँ से आपने चुनाव भी लड़ा, तो हम कई बार ये भी सुनने में आता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में सिर्फ राजनीति होती है, कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्तर नहीं गिरता, और है ना, टीचर स्तर थोड़ी गिनाने आते हैं भाई, वो तो पढ़ाने आते हैं। आप ये बताइए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में मुझे लगता नहीं है कि 80% से कम किसी का एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज, संगठन कॉलेज में मान लीजिए, डिपार्टमेंट में मान लीजिए, बहुत हाई कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बहुत अच्छी जाती है। हॉस्टल में भी हर एक बच्चा, मेरी खुद की एक दोस्त थी, उसका 90% थी, पर हॉस्टल की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है कि उसका खुद का पता हो, एडमिशन नहीं हो पाया। तो ऐसा तो कहने के सारे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अब सब अपनी अपनी 12th तक तो देखो सब नॉर्मल होते हैं, 12th के बाद अपन को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि आप किस किस फील्ड में जाओ। तो कुछ युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय पॉलिटिक्स करने का, बाकी जगह नहीं मिलता। तो बस ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे एक नेता, एक युवा नेता जब सीखता है, पनपता है, बड़ा होता है, तो उसको एक लाइमलाइट, हाईलाइट अच्छा मिलता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे नेतागिरी का अड्डा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे शिक्षा के उस फील्ड में भी बहुत बच्चे निकल रहे हैं, हर फील्ड में बच्चे निकल रहे हैं, और हाँ, नो डाउट युवा नेता भी बहुत अच्छे निकल रहा है राजस्थान विश्वविद्यालय, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। अभी प्रदेश में या देश में अपन देखें तो आधी आबादी महिलाओं की है। आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनिवर्सिटी में खड़े हुए थे, लेकिन आधी आबादी होने के बावजूद आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में बहुत कम है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह मानते हैं आपकी महिलाएं आज भी राजनीति में आगे नहीं आ रही, या फिर उनको कहीं आगे आने दिया नहीं जा रहा? क्या मानते हैं? मतलब अभी क्या है, देखो मुझे लगता है अभी अपन देखो 10-20 साल पहले के अगर तब से अगर अपन कंपेयर करें, कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे। अपन ये तो नहीं बोल सकते भी खामियां तो बहुत जगह हैं, खामियां पहले भी थी, आगे भी और भविष्य में भी होती हैं, हर जगह होती हैं। पर ये बात है, पहले से सुधार है। किसी टाइम पे ये होता था कि महिलाओं को, मुझे लगता है सिर्फ बीए के अलावा तो कोई करता ही नहीं था, बीए ही होती थी। किसी से पूछो क्या कर रही है, बीए में कर रही है, और कुछ नहीं करती, पढ़ाई नौकरी लगी। पर अब उस 15 साल बाद आप देखो, महिलाएं हर फील्ड में, कम होंगी पर हर फील्ड में है। तो मुझे लगता है 10-15 साल और इसको टाइम लगेगा, पर महिलाएं ज़रूर एक हर चीज़ में एक वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे आएंगी। और मुझे ज़रूर लगता है कि अगर कांग्रेस ही आती रही तो ज़रूर महिलाओं को बहुत अच्छा स्थिति, महिलाओं की पुरुषों के बराबर एक महिलाओं को सम्मान मिलेगा, जो कहीं तो कहीं मुझे लगता है कि अभी भी गाँव में या कहीं पे कम तबकों में कम है। आपने कहा कांग्रेस रही तो महिलाओं को अच्छा सम्मान मिलेगा। अभी कांग्रेस सरकार है राजस्थान में 5 साल से, और महिलाओं के प्रति अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में। लोग रेपिस्तान भी बोल रहे हैं फिर कांग्रेस के विरोधी लोग, और अपन ये हकीकत भी है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वही कांग्रेस महिलाओं को आगे लाएगी, जैसे कांग्रेस के राज में हो रहा है? नहीं, बात ये ना, बात कांग्रेस के राज में नहीं। देखो, ये कोई नेता नहीं कर रहा, ये कोई नेता का कार्यकर्ता अपराध नहीं कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस सबकी बात चल रही है। तो देखो, अपराध एक मानव करता है, एक वो आप कुछ भी मान लीजिए, एक इंसान करता है, वो कोई जाति धर्म या ओहदा देख के क्राइम नहीं करता है। बस ये बात है कि एक्चुअली क्या है कि बीजेपी का आईटी सेल बहुत अच्छा है, क्राइम हर जगह हो रहा है, और बल्कि इनको कम होना चाहिए। इसलिए कानून को मजबूत होना जरूरी है, नेता का मजबूत होना जरूरी नहीं, कानून का मजबूत होना जरूरी है। सरकार मजबूत होगी। आज जैसे ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से वहाँ पे क्राइम कम हुआ है। शायद ये उनका पावर है, उनका रूल, लीडरशिप ऐसी कुछ है। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ नेता, सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़े हैं, और हर जो विधायक, जितने भी विधायक हैं, वो मिनी मुख्यमंत्री आज बने हुए हैं। जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो भटकाने वाली बातें हैं। यूपी के अंदर भी रही बात योगी जी का, तो अभी आई थिंक उनके एनकाउंटर वाली न्यूज़ के बाद ही ये हुआ है कि यूपी सुधर गया है, योगी आदित्यनाथ जी का पूरा वो सुधर गया है। वरना उससे पहले आप देख लीजिएगा, यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट सबसे ज़्यादा यूपी में ही है, और लिटरेसी में भी यूपी में ही है। बस बात ये है कि राजस्थान में अपने कांग्रेस की सरकार है, और अगर आप मीडिया की बात करें, बुरा मत मान लीजिएगा, अपवाद हर जगह होते हैं, मीडिया की बात कर लीजिए या फिर आप आईटी सेल की बात कर लीजिए, तो उस चीज़ में बीजेपी का बहुत ज़्यादा हाई है।
आजकल के ज़माने में इंटरनेट इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि आप किसी की भी इमेज 2 मिनट में ख़राब कर सकते हो, बना सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर बीजेपी का आईटी सेल ना हो, आप अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये लोग बाग अखबारों के आधार पे, किसी के नज़रिए के आधार पे अपने देश का सोचते हैं, देश का विजन देखते हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि आजकल ईमानदार लोग बचे हैं, छापने वाले भी। ऐसा तो नहीं है ना, ईमानदार लोग तो हैं। नहीं, अपवाद हर जगह, आपको भी पता है। न्यूज़ चैनल्स किसके हैं? अंडानी अंबानी, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन की न्यूज़ चैनल है। अब आप ये बताइए, जो आपको फाइनेंस कर, आप उन्हीं की न्यूज़ चलाओगे ना। और नहीं बताइए, राहुल गांधी जी की इमेज है, किसने खराब करी? उनने ऐसा कुछ गलत करा नहीं है, ठीक है, कि आप उनकी इमेज खराब करी। किसने खराब करी? आईटी सेल ने खराब करी। फेसबुक मीडिया आप देख लो, कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको मोदी के अगेंस्ट में इतने ट्रोल्स नहीं मिलेंगे जितने आपको राहुल गांधी के अगेंस्ट में ट्रोल मिले। कौन कर रहा है आप ट्रोल? आप डेप्थ में जाइए, आपको पता लगेगा किसका सेल है ये आईटी सेल, किसका है ना कांग्रेस की। मैं आप पे हमला करता हूँ तो आप मजबूत उतने रहिए कि मैं आप पे हमला करूँ तो आप उसके मतलब क्या हुआ कि मुझे लगता है कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बीजेपी से तो पुरानी है। और कांग्रेस क्या है ना, दिखावे में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस धरातल पे काम करना पसंद करती है। अगर आप अभी भी कंपेयर कर लिए 5-10 साल अभी तक के, देश आज़ाद हुआ है तब से, आप ये बताइए इंटरनेट ये सब कौन लाए? राजीव गांधी, मोबाइल फ़ोन, ये सब लाइन ले तो बहुत विरोध भी करा था उस चीज़ का। मतलब ये है कि ठीक है, लोगों का सही चल रहा है। आप यूथ हैं, प्रदेश में रोज घटनाएं हो रही, पेपर लीक ऐसे ही चल रहा है। क्या कहना चाहिए? यूथ हताश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं निराश हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनका कीमती समय जाया हो रहा है। तो एज अ यूथ उनका समय खराब हो रहा है, उनके कुठारघात किया जा रहा है उनके द्वारा। और आप कांग्रेस सरकार के मंत्री कह रहे हैं राजेंद्र जी गुड़ा कि हम फेल रहे एग्जाम कराने में। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ यूथ? देखिए, मतलब एज अ यूथ तो बहुत, देखो ये बहुत निराशाजनक बात है कि है ना, नौकरियां, जैसे बहुत सारे युवा हैं, एक्चुअली क्या नौकरियां भी थोड़ी कम रह गई है युवा बेरोजगारी के हिसाब से। तो ये है कि लोग बाग कोशिश कर रहे हैं और फिर उसके बाद पेपर लीक हो रहा है, तो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि बच्चे कैसे, जैसे हम युवा कैसे जैसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में निकल रहे हैं। हर किसी की परिस्थिति अलग है, हर किसी की मुश्किलें अलग हैं। उसके बाद पेपर लीक होता है तो बुरा तो लगता ही है, क्योंकि अपन हो सकता है कि अपन उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हो, पर उसको जो चीज़ महसूस हो रही है खुद पे आप ही बीती पता लगती है। दूसरा अपन सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं, हाँ भाई ठीक है, अपन को पता है अपन पे क्या बीत रही है। तो मुझे हाँ लगता है कि हाँ ये थोड़ा गलत है, बहुत बुरा है, पर इसमें क्या कर सकते हैं? कितनी आप शक्ति बरतोगे? देखो अपन को वही वाली बात है, कितने जागरूक हो लोगे, कितने जागरूक, जब तक लोगों के ही मन में नहीं आएगी तो सरकार और पुलिस भी, प्रशासन भी क्या करेगा इसके अंदर? कोशिश कर रहा है प्रशासन, पूरी सरकार भी कोशिश कर रही है, मतलब मोस्ट ऑफ द लोग कर रहे हैं, पर अब देखो लोगों का लालच ही बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि ईमान के लोग कम रह गए, सिद्धांतवादी लोग कम रह गए। चाहे शिक्षा की मान लीजिए, किसी भी चीज़ में मान लीजिए, देखो जिनका सिद्धांत होता है ना वो कभी ऐसे गलत काम नहीं करते हैं। तो बस यही एक कमी है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है सरकार नहीं तो अपने लोग ही जागरूक हो जाएंगे कि भाई पेपर आउट मत करो, अपने बच्चे भी है, तुम अपने बच्चों को नौकरी लगा दोगे पर तुम उन 100 बच्चों का रोजगार, उनकी नौकरियां खा जाओगे। वो जब उनको अपने आप महसूस होएगी तो मुझे लगता है जरूर ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। आपने भी शुरुआत में अपन ने बात की जातिवाद के बारे में, समाज के बारे में, तो आपने कहा कि हर बंदा अपने समाज को चाहता है और समाज होता है जो उसकी आवाज़ को उठाता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हर समाज, चाहे मीणा समाज हो, चाहे दलित समाज हो, या फिर जाट समाज, क्षत्रिय, हर सारे समाज, कि कभी एक छाते तले आके बैठ के विरोध कर सकते हैं पूरी सरकार का कि ये हमारे बच्चों के साथ कुठारघात किया जा रहा है, तो हम सब इसका विरोध करते हैं? किस चीज़ का विरोध? पेपर लीक हो रहे हैं ना, इस चीज़। वो तो सभी कर रहे हैं ना, वो तो जाति नहीं कर रही है। समझे नहीं आप कि सपोज पेपर लीक हो रहे हैं, आपका पर्सनल मुद्दा है, आरक्षण मुद्दा है, मान लो अभी जाट आरक्षण का मुद्दा है, तो जाट आके वहाँ पे बैठते हैं। फिर कहीं कोई और मुद्दा होता है, करणी सेना वाले वहाँ पे आके बैठते हैं। तो अभी जो पेपर लीक हो रहा है वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ पे करणी सेना भी है, यहाँ पे जाट भी है, दलित भी है, सब एक साथ क्यों नहीं आते वहाँ पे? क्यों सरकार पे दबाव नहीं बना पाते? देखिए मेरा इसमें तो हो सकता है ये बात बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, बहुत लोगों को अच्छी भी लगेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो मुझे धरने देते हैं, नॉन पॉलिटिकल धरने जो होते हैं, मेरा खुद का है, हो सकता है गलत हो, ये लोग देखो सिर्फ नेतागिरी के लिए धरने देते हैं, ठीक है, अपना चेहरा चमकाने के लिए। पब्लिक, मतलब जो एक्चुअल में जो लोग हैं ना, जो बच्चे हैं जिनका हक मारा गया, उनके लिए कोई धरना नहीं देता है। ये लोग अपना आते हैं, मीडिया, आप लोग आते हैं, अच्छी अच्छी फोटो आती है, मीडिया होता है और वो लोग चल जाते हैं। पर जो धरना जो बैठते हैं ना, और पता है इसमें क्या गलती है? इसमें मीडिया की भी गलती मानती हूँ मैं। आप मतलब मीडिया लोग क्या करते हैं, हमेशा एक फेस का इंटरव्यू लेने आते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बच्चे, स्टूडेंट्स जो जिनका हक मारा गया है वो धरने पे बैठे होते हैं और मीडिया आती है। कुछ लोग आते हैं जो ना, जो एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, जो सिचुएशन समझ गए। पर आप बहुत सारे न्यूज़ वाले देख लीजिएगा, वो नहीं आएंगे, वो देखें कौन है, अरे अच्छा स्टूडेंट, अरे यार ये तो बैठे रहते हैं। अभी उनको बोल दो कि अरे यार यूनिवर्सिटी का फलाना प्रत्याशी बैठा है, फलाना नेता बैठा है और फलाना विधायक बैठा है, पूर्व विधायक, तुरंत भागे आएंगे। तो ये भी कहीं होता है कि आप उसको मीडिया के ऊपर है, इस चीज़ को हाईलाइट करो। बच्चे तो बहुत जगह धरना दे रहे हैं
और ये बात समाज की तो देखो, नौकरी वाली चीज़ तो सब समाज की आती है, कोई पर्टिकुलर जाति की आती नहीं है। तो ये तो स्टूडेंट कर रहे हैं, और सब समाज वाले तो देखो जो नेतागिरी चिपकाने वही धरने देते हैं। और मैं तो मानती हूँ धरनों से कुछ नहीं होता है, कुछ आपने नहीं अभी होता है। एक बात पे हमें भरी कि जो धरना दे रहे हैं वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। हाँ। किरोड़ी लाल जी मीणा अधिकतर धरने में देखे जाते हैं छात्रों के साथ, नहीं उनके बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? वो तो एक नेता है, वो तो एक ऐसे ओहदे पे हैं कि वो धरना दे के अपना वो रख सकते हैं। पक्ष विपक्ष की तो बात होती है ना, वो एक बीजेपी से हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको लगा कि यहाँ पे हक मारा जा रहा है तो वो बैठे हैं, वो इस ओहदे पे हैं। आप ही बताइए, जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब मैं एग्जांपल तो कैसे दूं आपको, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो किसी ओहदे पे नहीं है, कुछ नहीं है, आई थिंक उनकी नौकरी भी नहीं लग रही, घर में भी टाइम पास साधन चल रहा है, वो धरने पे आके बैठे और वो पूरे धरने बच्चों को लेके, बच्चे क्या होते हैं, सीधे होते हैं, उनको होता है कि बस हमारा कोई हक दिला दे, क्योंकि उनकी इतनी पहुंच नहीं होती, वो होते पढ़ने वाले बच्चे, उनको समझ में नहीं आता कि हमें विधायक के पास जाएं, सीएम के पास जाएं, यूनिवर्सिटी में बैठे कहाँ बैठे, उनको फिर एक नेता करता है कैप्चर, और फिर वो उनको धरने पे बैठा, तो पता है उनकी बात तो रह जाती है, वो नेता आगे दिखता है। ये वाले चीज उसके लिए मैं मना कर रही हूँ, वरना जो ओहदे पे नेता हैं, जैसे डॉक्टर साहब हो गए या फिर कोई भी XYZ, वो बैठ रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, वो बल्कि आवाज और ऊपर पहुंचा रहे हैं। वही बात है ना कि आप लोग के बच्चों को लिए इतनी है, पर डॉक्टर साहब के लिए सारे पहुंच गए, डॉक्टर साहब धरने पे बैठ गए। आपने अभी धरने की बात हुई और पेपर लीक की बात हुई, आपने चुनाव लड़ा तो आपने कहा मैं छात्रों के लिए, युवाओं के साथ खड़ी रहूंगी, उनके आवाज़ बनूंगी मैं। तो चुनाव हारने के बाद भी आपने कहा कि मैं अभी भी उनके साथ खड़ी हूँ। आप कभी क्यों नहीं गए वहाँ पे पेपर लीक जहाँ पे होता है, प्रदर्शन करते हैं शहीद स्मारक पे, आपको मैंने शायद कभी नहीं देखा जाता? हाँ, मेरा एक्चुअल में जाना हुआ नहीं था, क्योंकि पहले तो क्या है, मैं खुद भी दौसा के अंदर व्यस्त थी, ठीक है, पापा जी के साथ लगी हुई थी, और फिर थोड़ा बहुत रह गई थी चीज़ें कुछ भी मान लीजिए, मेरे क्या निजी भी कुछ काम थे जिनकी वजह से मेरा जाना नहीं हो पाया था। पर हाँ, अभी मेरा था यूनिवर्सिटी के अंदर भी धरना है, तो उसमें मेरा जरूर जाने का था कि हाँ भी मेरा जाना होगा, पर खुद के कुछ कारणों की वजह से मेरा जाना नहीं हो पाया था। आपके पिताजी मंत्री हैं सरकार में, आप उनके साथ घूमती हैं, साथ रहती हैं, चर्चा भी होती है, तो कैसी क्या चर्चा है वहाँ पे उनके साथ आप करते हो, बैठते हो? तो या कभी कहते हो कि यार सरकार से आप मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाओ कि ऐसे युवा भी परेशान हो रहा है, अपराध भी बढ़ रहे हैं, ऐसी कोई चर्चा होती है आपके बीच? हाँ, नहीं, चर्चाएं तो बहुत होती रहती है पापा जी के बाद में, पॉलिटिक्स में तो लोग बाग तो आते रहते हैं, पर मैं ज़्यादा इंटरफेयर करती नहीं हूँ, मैं बस एक साइड में बैठ के सुनती रहती हूँ। एक अनुभव, मैं खुद भी एक एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करूँगी। मुझे लगता नहीं इतने बड़े बड़े लोग, मतलब मेरी सी उम्र में बड़े लोगों के बीच में मैं बोलती, मुझे लगता नहीं मैं अच्छी लगूंगी। और आपकी आगे क्या रणनीति है राजनीति में? राजनीति में तो देखिए, मतलब मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, पर मुझे लगता है कि पहले मुझे राजनीति करने के लिए आमदनी ज़रूरी है। तो पहले मैं लॉ कर रही हूँ अभी, तो मेरा अभी प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी, थोड़ी आमदनी हो जाएगी, फिर उसके बारे में नेतागिरी की सोचूंगी, वरना अभी क्या खर्चा उठाने को तो है नहीं, नेतागिरी कहाँ से करूंगी। तब जो चुनाव लड़ना चाहते हैं यूथ, यूनिवर्सिटी में देखो या और भी कहीं पे यूथ, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, मतलब संदेश मेरा यही है कि आप स्टूडेंट्स के बीच में रह के काम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। कभी कभी क्या होता है कि आप काम करेंगे, वो चीज़ इतना मैटर नहीं करती, कभी कभी आप उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, तो हर किसी को, मतलब 5-10% ही प्रॉब्लम्स होती है इंसान को बस चाहिए एक अच्छा व्यवहार, बोलने वाला अच्छा बोल जाए हमसे, राम साम हो जाए। स्टूडेंट्स में भी हर जगह यही होता है, किसी को कुछ नहीं आता, कोई किसी का कुछ लेके नहीं जाता। मेरे बस ये, आप लोग अच्छे से बोलो। आपका ये जो एक माहौल स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके भी, छात्र नेताओं को लेके जो अभी माहौल बना रखा है कि अरे यार वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो उसको लोगों के बीच में उतर के आप बहुत अच्छे स्वभाव से उसमें ये बताओ कि यार ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। बस हमने ये सोचा कि आपस में लोगों की चीज़ें देख के, जो चीज़ों लोगों के साथ बुरा हो रहा है उसको देख के, कि हाँ हम एक आवाज़ बनना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। एक सिंपल पर्सन की तरह रहोगे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी गाड़ी में डोलने की बजाय। निर्मल चौधरी चुनाव जीते, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? काम वो कुछ हो रहा है यूनिवर्सिटी में, जो वादे उन्होंने किए थे क्या पूरे हो रहे हैं वो? देखो, मुझे तो लगा नहीं कुछ, ना मैंने ध्यान दिया। जाते हैं यूनिवर्सिटी आप? नहीं, मैं जाती हूँ ना, पर वो वाली चीज़ है ना, अगर कुछ होता है तो अपने आप पता लग जाता है। कुछ अच्छा होगा तो देखो अखबार में सब छपता है, चर्चाएं में सब आता है। अब कुछ है ही नहीं तो अपन कहाँ, वो होता है ना क्या, भूसे में सुई कहाँ ढूंढूं मैं। तो वो वाली चीज़ है। सही है। जो महिलाएं, जो लड़कियां हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में, अंचल में रहती हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद वो करना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? कि उनको कहीं ना कहीं दबाया जाता है उनके परिवार द्वारा या समाज के द्वारा कि लड़की है तो बस यहाँ तक ही सीमित रहे, इससे आगे कुछ नहीं करना, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो पहले लगता है कि उनके घर वालों की सोच बदलने की ज़रूरत है, कि लड़की कुछ वो नहीं कर सकती, या फिर लड़कियों को घर में रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अपने बेटों की भी मानसिकता बदलोगे, एक अच्छा इक्वलिटी वाली ट्रीटमेंट दोगे उन लोगों को, तो ज़रूर लड़कियों को एक मनोबल मिलेगा। देखो, फर्स्ट सपोर्ट आपकी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। आप बाहर सहारा ढूंढोगे, जब आपको घर सहारा नहीं मिलेगा, आप बाहर सहारा ढूंढोगे। अगर घर वाले उसको मोटिवेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो अभी धीरे धीरे हो भी रहा है,
कुछ कुछ जगह तो बहुत हालत खराब है, पर कुछ कुछ जगह अभी थोड़ी तरक्की पे है इस चीज़ में कि लोग बाग लड़कियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ये नौकरियां हैं, ये सब है, माँ बाप भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी चुनाव लड़ी हूँ, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट करा तभी चुनाव लड़ी, वरना मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैं भी तो एक आम परिवार से ही हूँ, वरना कौन लड़ता। तो ये है कि मनोबल डाउन नहीं करना चाहिए। और वो वाली बात है कि देखो लड़की में काबिलियत होती है ना, तो देखो हर कोई आगे बढ़ाना चाहता है, और लड़की को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए कि वो वही है, लड़की है, लड़ सकती है। मैम आज अपन देखें अपने देश में या प्रदेश में, या आपको भी देखें, आप भी अभी एक अच्छी जगह बैठे हैं, एक रेपुटेटेड जगह आपने चुनाव लड़ा, अपने कई महिलाएं हैं, लड़कियां ऊंचे पदों पे हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रही हैं। उसी प्रदेश में आज बांसवाड़ा साइड में लड़कियों को बेचा जा रहा है, आदिवासी समाज के द्वारा लड़कियों को बेचा जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो गलत है, ऑफ कोर्स सी बात है, क्या कर, पर उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनना चाहते? मतलब नेता हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि वो गलत हो रहा है, हम ये करना चाहेंगे उनके प्रति, वो क्यों उनकी आवाज़ नहीं बनती? क्यों वहाँ पे जाके नहीं बैठते धरने पे? और तो बैठते रहते हैं, खिलाफ कई जन आक्रोश भी चलता है, तो भारत जोड़ो भी चलती है, उनके लिए ये समाज जो है वहाँ पे क्यों नहीं जाते? ये समाज ये सिर्फ अपनी राजनीति क्यों चमकाते हैं? समाज कहाँ चले जाते हैं उस टाइम जब सही में आदिवासी लोगों के साथ अत्याचार किए जाते हैं? वहाँ पे कहाँ चले जाते हैं समाज? देखिए अत्याचार वाली जो आप बात बता रहे बहुत सही है। बांसवाड़ा नहीं और सिरोही इस तरफ भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों का चलो खरीद फरोख्त भी होती है, और बहुत सारी जगह अभी भी ST SC के साथ छुआछूत होती है। इवन मतलब मैं पापा के साथ भी रहती हूँ, बताया फील्ड में, तो मैं सुनती रहती हूँ कि कोई ST का टीचर वीडियो था, वो कोई नाम वाम लिखवाने गया, उसको घर में एंट्री नहीं दी सिरोही में। सही बात है, ये घर में एंट्री नहीं दी उसको, और है ना उसको किसी ने शादी का कार्ड दे दिया होगा। अब बच्चे अच्छे स्टूडेंट देते हैं, टीचर था, कार्ड दे दिया उसने, वहाँ पे पानी वानी पी लिया, उसको है ना उसको मारा पीटा, और उसको बस इतना बोल के छोड़ दिया कि तू मेरे बच्चों को पढ़ाता है और इसलिए हमने तुझे छोड़ दिया। और ये अभी की बात है, ये 2-3 महीने पहले की बात है ये, क्योंकि यहाँ अपने ST से वहाँ पे बहुत लोग बसे हुए हैं। पर यार वहाँ पे मुझे लगता है, तो मैं इतना दूर कभी गई नहीं हूँ तो ठीक है, पर मुझे लगता है वहाँ पे क्या ये माहौल है, ये वातावरण ही ऐसा हो रखा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा कुछ करते नहीं। आप ये बताइए, जब वही वाली बात है ना कि पड़ोसी सब राजी हैं, तो आदमी भी क्या कर लेगा? नहीं, कभी आपको कभी मौका मिले, सपोज आपको कभी मौका मिले, तो क्या आप उनकी आवाज़ बनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बनना चाहूँगी। मैं तो सबसे पहले यही रहेगा कि भाई महिलाओं के लिए मैं, आप एक उदाहरण सेट कर लीजिए। देखो कैसा भी रहा हो ना, इस चीज़ में मुझे दुबई बहुत अच्छा लगता है। दुबई के अंदर आप सीधे ये है, आपने कानून ही इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है कि इंसान सोचेगा भी नहीं। अपने क्या है, अपने वो वाली चीज़ है, अरे कानून है बच जाएंगे, पैसा दिया बच जाएंगे, ऐसा चीज़ नहीं। आप 2-3 एग्जाम्पल ऐसे सेट कर दो क्या। देखो जो इंसान करता है ना, वो कभी भी इंटेंशन, जो करता है इंटेंशन से नहीं करता। आप उसका वो आइडियोलॉजी का विश्वास नहीं कर सकते, क्राइम का वो क्या है करने वाला है। और जिसने एक बार कर दिया, देखो वो मैं मानती हूँ उसकी मानवता ही खत्म हो चुकी है। अगर किसी ने किसी लड़की के साथ रेप करा है, तो मैं मानती हूँ उसकी मानवता ही खत्म हो गई। तो आप ये विश्वास करो कि वो सुधरे, तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता नहीं सुधरे। आप 1-2 अच्छे फैसले निकाल दो कानून के तौर पे, देखना मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो क्राइम रेट अपना कम हो जाएगा, लोगों को थोड़ा खौफ हो जाएगा कानून का। मुझे लगता है भी लोगों में के मन में खौफ नहीं है कानून को लेके बिल्कुल भी। उन लोगों को लगता है कि अरे हाँ फलाना धारा में हो जाएंगे, अपन छूट जाएंगे, ये कटवानी पर्ची और बस। तो ठीक है, कानूनी व्यवस्था थोड़ी मजबूत होना जरूरी है। तो किससे उम्मीद की जा सकती? भाजपा भी आती है तब भी ऐसा ही मामला चलता है, कांग्रेस आती है तब भी ऐसा। किससे उम्मीद करेंगे ये सरकार बने, इस पार्टी की सरकार बने, तब कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त रहेगी, तब आदिवासी इलाकों में भी लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं होगा, दलित समाज में अत्याचार नहीं होगा, न पेपर लीक होंगे? किससे उम्मीद करें? नहीं, ये सरकार के हाथ में नहीं है ना, ये लॉ तो खुद में एक बॉडी है। सरकार के हाथ में कैसे नहीं है? सरकार के हाथ में है, लीडर के हाथ में तो है, पर ये बात है लॉ कानून तो खुद एक अलग बॉडी है, अलग काम करता है। ये इसको मजबूत होना जरूरी है कि आप एक स्ट्रिक्ट कानून निकाल दो। गवर्नमेंट है, ठीक है, आप ये बताओ, आप खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है, आपको किसी के अंडर दबने की या उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप ये बताओ जो गलत है वो गलत है, आप नेता की क्यों सुनते हो? फिर तो वो नेता गलत है, और फिर आप उसे नेता ऊपर बैठे ना, अपने नेता ऊपर बैठे हैं, अब उनके कहने पे तहसीलदार काम करेगा, थानेदार उनके कहने पे काम करेगा, तो अपन गरीब आदमी करेगा क्या? आप बताइए। नहीं, वो तो देखो, अगर पार्टी की बात करें तो देखो बीजेपी में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हैं, बुरे सब, वो मिक्स चलता है सब में, अच्छा बुरा सब में होता है। अपन एक पार्टी के आधार पर अपन ये नहीं कह सकते कि फलाना पार्टी पूरा चीज सुधार देगी, फलाना पार्टी चीज सुधार देगी, पर ये कि थोड़ा थोड़ा सुधार करना चाहिए लोगों को। और मुझे लगता है देखो महिलाओं के हिसाब से अगर अपन बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए, क्योंकि वो नारे भी तो श्री राम के लगाती है, सिया राम के तो लगाती ही नहीं है। अच्छा, तो आप भी ये धर्म की राजनीति करने पे हो? धर्म की नहीं, क्योंकि राहुल जी कहते हैं जय सिया राम बोलो, वो कहते हैं हम जय श्री राम बोलेंगे। तो मेन मुद्दे कहाँ चले जाते हैं, धरातल के मुद्दे कहाँ चले जाते हैं उस समय? वो ये क्यों नहीं कहते कि हम जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ हम लड़ेंगे? वो ये क्यों कहते हैं जय सिया राम बोलो? कांग्रेस तो बोल रही है, बीजेपी कर रही है जय सिया राम, कभी भी करवा देती है, किस रंगों पे विवाद करा रही है वो तो।
बीजेपी तो बताओ, ये आप ही बताओ, आप एक पार्टी हो, आपके ये मुद्दे हैं क्या? हिंदू मुसलमान ये क्या? अपना सेकुलर देश है, आपको सब पे करना है। आप बोल रहे हो हम हिंदुत्व दे तो बनाए, भगवा बने। मुझे ये नहीं लगता ये सही है। और अगर आप ऐसी आइडियोलॉजी रखते हो ना, तो ऐसी आइडियोलॉजी में कट्टरता सोच आती है। जहाँ कट्टरता सोच आती है, मुझे लगता है कि वहाँ पे महिलाओं का विकास बहुत कम है और नामात्र विकास है। फिर तो इसको तालिबान बना लो बीजेपी की सरकार में, या फिर भारत का देश का नाम दे दो, कोई ज्यादा फर्क लगेगा आपने नहीं कहा उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। हाँ। राहुल गांधी को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ती है जब वो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ? हम्म। राहुल गांधी को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ती है जब वो कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ? वो मंदिरों में जाने लगते हैं और वो ये सब कुछ बातें करते हैं। वो बोलते हैं जय सिया राम बोलो। वो तो कॉपी कर रहे हैं, मतलब वो भी। नहीं नहीं, वो कॉपी नहीं कर रहे। अब जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब एक पार्टी हो, आप कब तक चुप्पी ठारोगे? कांग्रेस पार्टी ने पहले सोचा कि भाई हम अपने काम से जवाब देंगे, काम से जवाब देंगे। पर देखो वही वाली बात है, नेतागिरी में है ना हर चीज चलती है। नेतागिरी में मेहनत भी चाहिए, नेतागिरी में आपको दिखावा भी चाहिए, नेतागिरी में आपको जुनून भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए, आपको हर चीज़ चाहिए। और अगर जिस तरीके से, जिस आज के समय में जिस तरीके की दिशा बीजेपी सरकार ने नेतागिरी को दिखा रखी है, पॉलिटिक्स को दिखा रखी है, तो उस तरीके से जवाब देना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये कुछ नहीं होता, पॉलिटिक्स चल जाती है लोगों की, पर क्या होता है जो पब्लिक होती है ना वो भ्रमित रहती है, तो उसके हिसाब से ज़रूरी है जवाब देना भी। फिर आप चुप्पी ठानोगे, फिर आप बोलोगे कि भाई आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। फिर आप जवाब दे दोगे, फिर आप बोलोगे अरे तुम तो इसकी ओड कर रहे हो। ओड में कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्टी खुद में बहुत बड़ी पार्टी है, उसको किसी की होड़ करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, आज अपन बोल रहे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल फोन बिजली कनेक्शन, ये सब किसकी देन है? भारत आज़ाद हुआ था क्या था? कुछ नहीं था। उस समय तो आपके दादाजी, मेरे दादाजी, इसके दादा, सबके दादा परदादा कांग्रेस से ही हुआ करते थे। हाँ, नहीं कांग्रेस नहीं, उस टाइम क्या था? बात देश आज़ाद हुआ था तब क्या था? तब बीजेपी थी, कुछ था? कुछ नहीं था ना, कांग्रेस थी। कांग्रेस का एक संगठन था, उसी ने तो ये सब बनाया। तभी तो बीजेपी को बोलने का मौका मिल रहा है कि ऐसे ऐसे करो। अब ये टेलीफोन टीवी इंटरनेट ही नहीं होता ना। कांग्रेस की गलती, इंटरनेट ले आई। कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी बड़े काम में ले रहे इस इंटरनेट को। आईटी सेल के माध्यम से। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बन पाएगी? वो मजबूत नेतृत्व सामने आ पाएगा राहुल गांधी? देखो, राहुल गांधी जी की बात करें ना, तो देखो इस चीज में तो मैं मानती हूँ कि मोदी जी जुमलेबाजी में तो एक नंबर है। उन जुमलेबाजी में उनको डिफीट करना तो देखो अभी तक मुझे लगता नहीं कोई आया है, भविष्य में आ जाए तो पता नहीं। पर ये कि देखो अपन अच्छे की उम्मीद करते हैं, अपेक्षा अपन अच्छे की करते हैं। अपन कोई निर्णय नहीं ले सकते कि देखो क्या रहेगा। वही बात है, जनता वोट देती है। काबिलियत पे देना है, धर्म पे देना है, बेरोजगारी पे देना है, शिक्षा पे, किसानों पे देना है, किस पे देना है, तो वो तो पब्लिक के ऊपर है। अब वो किस तरीके से होती है। और इमोशनली मैनिपुलेट करने में बीजेपी से अच्छा कोई अभी तक तो कोई पार्टी आई नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने निहारिका जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो देश के राजनीतिक मुद्दों पे हमने बात की, साथ ही महिलाओं के बारे में बात की, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी हमने बात की। यूनिवर्सिटी में उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हारे, फिर फील्ड में काम कर रहे हैं, पिताजी से क्या सीख ली, हर मुद्दों पे हमने बात की, सारी चर्चा हमारी हुई। तो मैम आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।